हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं द फिजिकल कांस्टेंट इन फिजिक्स। द फिजिकल कांस्टेंट द यूज इन फिजिक्स, यानी भौतिकी विज्ञान में उपयोग होने वाले नियतांक। भौतिकी विज्ञान में उपयोग होने वाले नियतांकों की बात करेंगे। आज का जो टॉपिक्स होगा कि भौतिकी विज्ञान में उपयोग होने वाले नियतांक, यानी इन सभी के बारे में हम लोग बताएंगे कि इनका उपयोग कहाँ पर होता है, किस साइंटिस्ट के नियमों से मिला है और किस साइंटिस्ट के बारे में ये उपयोग होता है। देखा जाए बाबू कि फिजिक्स एक ऐसी एक सब्जेक्ट होता है जो ब्रह्मांड से लेकर के पृथ्वी, परमाणु आदि की भी अध्ययन कराता है, यानी आदि अत्यंत चीज़ों का अध्ययन कराता है। इनके अंतर्गत हम ऑलरेडी इतनी स्मॉलेस्ट पार्टिकलों, इतने बड़े बड़े पार्टिकलों जैसे पृथ्वी, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह इत्यादि का अध्ययन करते हैं। ये सब फिजिक्स के अंतर्गत आता है। इनके तहत हम लोग बहुत से स्टडी करते हैं, यानी बहुत सी चीज़ों की अध्ययन करते हैं, जैसे मशीन वगैरह हुआ, कल पुर्जे हुए, जितनी भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी हुई या मैकेनिकल क्वांटिटी हुई। इंजीनियरिंग की भी बात की जाए, डॉक्टरी लाइन की, यानी अगर देखा जाए फिजिकली लाइन की, मैकेनिकल लाइन की और बायोलॉजिकल, बॉटनिकल, यानी जितने भी लाइन्स होते हैं इन सभी में फिजिक्स की ही देन है। आज जो भी हम देख रहे हैं ये सब फिजिक्स की देन है। जो भी हम चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सभी फिजिक्स की या भौतिकी की देन है, जिसको हम प्रौद्योगिकी के नाम से जाना करते हैं। कि प्रौद्योगिकी और हरित क्रांति कुछ ऐसे कंसेप्ट देकर जाते हैं कि जिनके अंतर्गत हम विभिन्न घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ये सभी भी परिस्थितियाँ ओनली वन फिजिक्स के अंतर्गत आती हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं फिजिक्स में से एक ऐसे स्ट्रक्चर्स की कि इनका कुछ कांस्टेंट वैल्यू होता है, कुछ नियतांक होते हैं जो आपको आने वाले वीडियो में क्लास 11, 12 इत्यादि में ये सभी काम देते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। न्यूमेरिकल्स जब हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, आंकिक प्रश्नों को, लघुत्तरीय प्रश्नों को जब हम लोग हल करते हैं तो इन सभी वैल्यूज की आवश्यकता पड़ती है। तो इन सभी वैल्यूज की आवश्यकता के लिए हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। देखो अबू, आज का ये जो पॉइंट है, जैसे देखा जाए सी, आप लोग ऑलरेडी जानते हो सी किनको डिनोटेड करता है, प्रकाश की चाल को व्यक्त करता है। यानी सी प्रकाश की चाल को व्यक्त करता है। प्रकाश की चाल को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। इसका अध्ययन किनके द्वारा होता है, किनके द्वारा ये निकाला जाता है? बोस आइंस्टीन के द्वारा निकाला जाता है। यानी बोस आइंस्टीन एक वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा प्रकाश की चाल की गणना की गई थी। इनकी जो वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी बोस आइंस्टीन एक साइंटिस्ट थे जो मास एनर्जी रिलेशन दर्शाया था। मास एनर्जी यानी द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच एक संबंध व्यक्त किया था। इनका जो समीकरण था E = mc², जिसे हम लोग मास एनर्जी रिलेशन कहते हैं, जहां पर E ऊर्जा होता है, एनर्जी होती है किसी भी वस्तु की, किसी भी पार्टिकल की यह एनर्जी होती है, m मास यानी द्रव्यमान होता है और c जो होता है यह प्रकाश की चाल होती है। c निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल होती है। थोड़ा सा और हम चर्चा कर लेते हैं कि जो प्रकाश की चाल होती है ये माध्यमों पर डिपेंडेंट नहीं करता है, कि प्रकाश की चाल के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कभी भी प्रकाश की चाल जो सी से हमने व्यक्त किया है, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इनके बारे में हम टिप्पणी क्लास 12 के फिजिक्स में करेंगे। दी बोस आइंस्टीन जैसे लुइस विक्टर, दी ब्रागली एक्सेट्रा के समीकरण में उनमें बताएंगे कि हाँ क्यों माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हाइगेंस की थ्योरी में इस पे चर्चा करेंगे। अगला चीज हमारा है जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के नाम से जानते हैं। इसकी जो आंकिक मान होते हैं 6.67 × 10⁻⁻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 ⁻
-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान केजी स्क्वायर। हम इसे सांकेतिक भाषा में लिखे हैं ताकि आपको आसान लगे, इससे आप समझ जाइएगा कि हाँ ये न्यूटन है, एन से न्यूटन है, एम से मीटर है और केजी से यानी किलोग्राम को हम केजी से डिनोटेड किए हैं। फिर से समझिएगा कि जी क्या है, कैपिटल जी यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका आंकिक मान 6.67 × 10 के घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान केजी स्क्वायर होता है। इसके अतिरिक्त आपसे ऐसा क्वेश्चन उठा देता है, कैपिटल जी एवं स्मॉल जी के बीच संबंध। कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच संबंध व्यक्त करिए। तो संबंध व्यक्त करने के लिए जब हम फार्मूला निकालेंगे तब बताएंगे। कैपिटल जी का वैल्यू इतना होता है और जो स्मॉल जी होता है, स्मॉल जी को एसिलरेशन मानते हैं, ग्रेविटेशनल एसिलरेशन मानते हैं, गुरुत्वीय त्वरण मानते हैं। गुरुत्वीय त्वरण की जो वैल्यू होती है 9.8 होता है। इसका जो आंकिक मान यानी स्मॉल जी जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, इस गुरुत्वीय त्वरण की जो वैल्यू होती है 9.8 होती है। ये याद रखते चलिएगा कि 9.8 स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच रिलेशन। अब ये देखा जाए कि यह जी और यह स्मॉल जी किन किन नियमों में वेरीफाई होता है, तो यह न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम में व्यक्त किए जाते हैं। यानी न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम में कैपिटल जी और स्मॉल जी का निरूपण होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे न्यूटन ने एक परिकल्पना प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा था कि दो द्रव्यमान होती है, उन दोनों द्रव्यमानों के मध्य बल लगता है, उस बल हमेशा द्रव्यमानों के गुणनफल के n क्रमानुपाती होता है, लेकिन इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एक फार्मूला निकलता है, इस फार्मूले को हम व्यक्त करते हैं F बराबर G_m1 m2 अपान r², जहाँ पर G होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, F फोर्स होती है, m1 और m2 जो होता है कि इन दो पार्टिकलों का या दो पिंडों का द्रव्यमान होता है, और जो r होता है उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट होता है। ये सभी सर आइजक न्यूटन के द्वारा दी जाती है, इन नियम दिया जाए। अब इनकी जो आंकिक वैल्यू हमने बतला दिया कि 6.67 × 10 के घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान केजी स्क्वायर होती है। बट अगला चीज की बात करते हैं, Na क्या है, आवगाद्रो नंबर। आवगाद्रो एक साइंटिस्ट है जिसे हम आवगाद्रो संख्या के नाम से जानते हैं। इन्होंने ऐसे बतलाया था कि यदि कोई वस्तु है, उस वस्तु का अगर भार 1 ग्राम लिया जाए, ओनली 1 ग्राम, 1 ग्राम की बात किया जाए, 1 ग्राम पदार्थ लिया जाए, 1 ग्राम पदार्थ लिया जाए, ओनली 1 ग्राम पदार्थ लिया जाए, तो 1 ग्राम पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या जो होती है, उपस्थित जो उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, वह 6.023 × 10 के घाते 23 परमाणु होते हैं। फिर से सुनिएगा कि Na अवगाद्रो संख्या को व्यक्त करता है, अवगाद्रो नंबर। इन्होंने कहा क्या था कि अगर जो कोई मटेरियल लेते हैं, कोई पदार्थ लेते हैं, तो उस पदार्थ का भार यदि 1 ग्राम हो तो 1 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 6.023 × 10 के घाते 23 परमाणु होते हैं। ठीक इसी प्रकार अगले स्टेप में हम चलते हैं, केबी का नाम, बी का मतलब होता है बोल्ट्जमान, के से कांस्टेंट, बोल्ट्जमान नियतांक, इसे पढ़ेंगे, बोल्ट्जमान नियतांक पढ़ेंगे हैं। बोल्ट्जमान नियतांक की बात करते हैं कि बोल्ट्जमान नियतांक कितना होता है, 1.38 × 10 के घाते -23 जूल प्रति केल्विन होता है। यानी बी का मतलब बोल्ट्जमान, के से कांस्टेंट। बोल्ट्जमान नियतांक जो होता है 1.38 × 10 के घाते -23 जूल प्रति केल्विन होता है। उसके बाद से हम आते हैं आर को हम लोग आइडियल गैस मानते हैं, आइडियल गैस इक्वेशंस मानते हैं। आइडियल गैस की बात करते हैं, आदर्श गैस नियतांक मानते हैं कि आदर्श गैस नियतांक क्या होता है। आदर्श गैस नियतांक
8.31 जूल प्रति मोल इंटू केल्विन होता है। बाबू याद रखते चलिएगा कि आर को हम लोग आदर्श गैस नियतांक कहते हैं। आदर्श गैस नियतांक को किससे व्यक्त करते हैं? आर से। इनका जो मान होता है 8.31 जूल प्रति मोल इंटू केल्विन, जूल प्रति मोल इंटू केल्विन होता है। अब ये आदर्श गैस नियतांक मिलता कहाँ है? आदर्श गैस नियतांक किस किस समीकरण के द्वारा निकलता है? एक साइंटिस्ट का नाम रखेंगे वांडर वाल्स, एक साइंटिस्ट का नाम होगा वांडर वाल्स, यानी वांडर वाल्स का जो इक्वेशन निकलता है PV इक्वल NRT, PV इक्वल NRT में जो इनका गैस नियतांक वेरीफाई होती है वो गैस नियतांक 8.31 जूल प्रति मोल इंटू केल्विन होता है। उसके साथ साथ बात करेंगे इप्सिलॉन जीरो, जैसे हम लोग इंटरमीडिएट का चैप्टर पढ़ेंगे, शुरुआती चैप्टर दी कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्थिर विद्युत्की में कूलाम का नियम। स्थिर विद्युत्की में जब कूलाम के नियम की बात करेंगे तो वहाँ पे इप्सिलॉन और इप्सिलॉन जीरो के बीच हम संबंध व्यक्त करेंगे कि इप्सिलॉन और इप्सिलॉन जीरो क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इप्सिलॉन और इप्सिलॉन जीरो क्या होता है। इप्सिलॉन जो होता है पृथ्वी की विद्युतशीलता होती है, इप्सिलॉन जीरो जो होता है निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता होती है। अब इसे माना जाता है प्रकाश की विद्युतशीलता, प्रकाश की विद्युतशीलता। तो प्रकाश की जो विद्युतशीलता व्यक्त की जाती है वो 8.85, इनकी जो मान होते हैं 8.85 गुणे 10 के घाते -12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। फिर से समझिएगा कि इप्सिलॉन जीरो का जो वैल्यू होता है, यानी प्रकाश की विद्युतशीलता की जो वैल्यू होती है, इंग्लिश में द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम जो होती है, इसका मान 8.85 गुणे 10 के घाते -12 कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अगला बात करते हैं ME। ई का मतलब होगा अर्थ, अर्थ का मतलब होगी पृथ्वी, इंग्लिश वर्ड अर्थ, हिंदी वर्ड पृथ्वी। M का मतलब मास, मास मीन्स द्रव्यमान, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान, अर्थ ऑफ मास, इसे पढ़ेंगे अर्थ ऑफ मास। अर्थ ऑफ मास का जो वैल्यू है, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान की जो वैल्यू होती है, कोई पूछे आपसे कि पृथ्वी की वजनाई कितनी होती है, व्हाट इज मास ऑफ पृथ्वी अर्थ, व्हाट इज मास ऑफ अर्थ, कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, तो आप कहिएगा 5.98 गुणे 10 के घाते 24 kg होता है। यानी पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 5.98 गुणे 10 के घाते 24 kg होता है। अब अगला बात करते हैं RE। RE का मतलब, ई का मतलब अभी बतलाए हैं अर्थ, अर्थ का मतलब पृथ्वी, आर का मतलब रेडियस, यानी पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस का हिंदी होता है त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? त्रिज्या का मतलब पृथ्वी, जैसे कोई गोला मान लो, सपोज दैट यह गोला है, इस गोले को पृथ्वी मान लो, तो पृथ्वी का यह सेंटर है और सेंटर से लेके यहाँ तक इसका क्या कहलाता है? रेडियस। इस रेडियस को हम किससे डिनोटेड करेंगे? RE। इसकी जो आंकिक मान होता है, हमने लिखा है पृथ्वी की त्रिज्या का जो आंकिक मान होता है 6.37 गुणे 10 के घाते 6 मीटर, यानी 6.37 गुणे 10 के घाते 6 मीटर होता है। ये क्या होता है बाबू? पृथ्वी की त्रिज्या होती है। अगला बात करते हैं एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम देखा जाए बहुत ही सूक्ष्मतम पार्टिकल है। एंगस्ट्रॉम जो है बहुत ही सूक्ष्मतम पार्टिकल होता है और इनकी जो वैल्यू होती है, एंगस्ट्रॉम देखा जाए बहुत ही सूक्ष्मतम दूरी का मात्रक होता है, दूरी का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है, बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल के लिए मानी जाती है। इसकी जो वैल्यू होती है 10 के घाते -10 मीटर होती है। यानी एक एंगस्ट्रॉम बराबर, आपसे पूछे कोई कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता, तो आप बताइएगा 10 के घाते -10 मीटर होता है, इससे अधिक नहीं होता है। अब आगे पढ़ते हैं घनत्व। घनत्व क्या होता है? जल का घनत्व। घनत्व की बात तो आगे करेंगे, लेकिन रही बात यहाँ पे जानते हैं घनत्व क्या होता है, यानी जल का घनत्व कितना होता है। कोई आपसे पूछे द डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी जल का घनत्व, जल का घनत्व क्या होता है, कितना होता है, तो जल के घनत्व को हमने ρW से, कहीं कहीं सिग्मा W व्यक्त करता है, कहीं कहीं ρW भी व्यक्त करता है और कहीं कहीं λW व्यक्त कर देते हैं। घनत्व को दर्शाने के लिए, जल के घनत्व को दर्शाने के लिए कहीं कहीं ρW, सिग्मा W,
या ऐसे ऐसे देखा जाए तो लेमडा डब्लू से भी व्यक्त कर दिया जाता है, लेकिन हम ऑलरेडी आपको रो डब्लू से व्यक्त किए हैं कि रो मतलब घनत्व तो डब्लू मतलब वाटर, यानी जल का घनत्व 1.00 गुणे 10 के घाते 3 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। फिर से सुनिए, जल का घनत्व 1.00 गुणे 10 के घाते 3 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। फिर आगे आते हैं एफ ए का मतलब यहाँ पे होगा, ए का मतलब एयर, रो का मतलब घनत्व, एयर मीन्स हवा, रो का मतलब घनत्व, यानी हवा का घनत्व एनटीपी पर हवा का घनत्व या वायु का घनत्व। ए का मतलब एयर और रो होगा डेंसिटी, एयर ऑफ द डेंसिटी ऑफ एयर, इसे पढ़ेंगे द डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर यानी एनटीपी पर वायु का घनत्व होता है 1.29 kg प्रति मीटर क्यूब। अगला चीज आपको यहाँ पे हम बतलाने वाले हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज। जैसे एक ट्रिक आप लोग को पता होगा या पता होना चाहिए, ईटा पर नचय, एक ट्रिक होगा ईटा पर नचय। ईटा पर नचय का मतलब होगा ई से इलेक्ट्रॉन, यहाँ याद रखिएगा, ई का मतलब होगा ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन टा का मतलब होगा टॉमसन, याद रखते चलिएगा बाबू। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? टॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? टॉमसन ने। पी का मतलब होगा प्रोटॉन, पी यानी प का मतलब होगा प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? आर से रदरफोर्ड, यानी प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। एन से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, और च से चैडविक, चैडविक। आप लोग याद कर लीजिएगा कि ईटा पर नचय का जो फुल फॉर्म पूरा देखा जाए तो ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन, और पी से प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, एवं एन से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था, है ना। अब देखो इलेक्ट्रॉन पे आज चार्ज कितना होता है, आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर सदैव ऋणावेश होता है, ऋणावेश नेगेटिव चार्ज होता है। ये नेगेटिव चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर जो ऋणावेश होता है 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम होता है। फिर से समझिए कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम होता है। फिर आते हैं प्रोटॉन पर आवेश। अब देखो अगला स्टेप इसी में आपको बजा देता है कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश इतना है तो प्रोटॉन पे आवेश कितना होगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लगभग में आपस में देखा जाए इन पर चार्ज जो होता है सेम होता है ना, इन पर जो चार्ज होता है सेम होता है। यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश निगेटिव होता है 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम का, और प्रोटॉन को देखो, इलेक्ट्रॉन को ई पे पावर माइनस से व्यक्त करते हैं और प्रोटॉन को ई पे पावर प्लस से व्यक्त करते हैं। प्रोटॉन को पी पे पावर प्लस से, चाहे पी से व्यक्त करो चाहे ई पे पावर प्लस से व्यक्त करो, तो इलेक्ट्रॉन पे या इन पे जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश के बराबर धनावेश होता है। यानी इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम। वैसे प्रोटॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन को ई पे पावर प्लस से व्यक्त करते हैं चाहे पी से व्यक्त करते हैं, इस पर आवेश इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश के बराबर होता है धनावेश। यानी इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋणावेश जो होता है इलेक्ट्रॉन पर उसी के बराबर धनावेश होता है। अगला बात करते हैं एमई। एमई का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई से इलेक्ट्रॉन, एम का मतलब मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, कि इलेक्ट्रॉन की वजनाई कितनी होती है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है इसकी वजनाई कितनी होती है 9.11 गुणे 10 के घाते -31 kg यानी 31 kg होती है। फिर से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 गुणे 10 के घाते -31 kg होता है। फिर से आते हैं मास ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67
गुणे 10 के घाते माइनस 27 kg। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणे 10 के घाते माइनस 27 kg का होता है। देखो अबू, इस वीडियो को हम चाहते हैं आप लोग की पूरा देखें और पूरा शेयर करें, ताकि आपको फिजिक्स में कहीं भी कभी भी प्रॉब्लम न हो। अगर जो आप बेसिक सीखे रहेंगे, ऑलरेडी बेसिक नॉलेज रखे रहेंगे, तो कभी भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं आ सकते फिजिक्स में। हम चाहते हैं कि जितना ए वैल्यूज हैं, जितना आंकिक मान है, इनको आप लोग स्पष्ट रूप से अध्ययन करें, ताकि हमें या किसी अन्य टीचर को पढ़ाने में कोई दिक्कत न हो। ताकि कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ ले, इतनी वैल्यू पूछ ले कि सर इसका आंकिक मान कितना होता है, ये चीज़ क्या होती है, तो आप लोग इसे तुरंत तत्काल उसका जवाब दे सकें। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।